और हिदायतुल्लाह खिलजी और उनके जो उसके भाई खलील खिलजी को गिरफ्तार कर लिया गया। दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं डॉक्टर फ़िज़ा अकबर खान और मैं हूं पाकिस्तान और आप देख रहे हैं पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल का नंबर 1 प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा। नाज़रीन, वो किसी ने क्या खूब कहा है कि जो शख्स दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वो बिल आखिर खुद उसमें जा गिरता है। दूसरों को तकलीफ़ देकर कोई भी इंसान खुशी हासिल नहीं कर सकता, सुकून हासिल नहीं कर सकता। हाँ, वक्ती तौर पर कह सकते हैं उसको शायद फ़ायदा हो जाए, लेकिन लॉन्ग टर्म में ऐसे शख्स के हिस्से में तकलीफ़ ही आती है और बेसुकूनी आती है और फिर वो खुशियों को तरसता रहता है। अच्छा नाज़रीन, याद रखिए, दूसरों के लिए मुश्किलें खड़ी करने की कोशिश ऐसा शख्स करता है, वही करता है जो या तो एहसास कमतरी का शिकार हो या फिर वो हसद में मुब्तला हो। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जिसमें दूसरों को गिराने वालों का अंजाम बताया गया है, जबकि वो लोग जो दूसरों को गिराने की बजाय उन्हें थाम लेते हैं, उन्हें सहारा देते हैं, ऐसे लोगों का अंजाम बहुत अच्छा होता है। अच्छा, कहानी कुछ यूँ है कि एक उस्ताद साहब ने क्लास में मौजूद जिस्मानी तौर पर एक मजबूत और ताकतवर बच्चे को अपने पास बुलाया और उसे अपने सामने खड़ा कर लिया। उस्ताद साहब ने अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और उसे नीचे की तरफ दबाना शुरू कर दिया। वो बच्चा ना तगड़ा था, वो अकड़ कर खड़ा रहा, यहाँ तक कि उस्ताद मोहतरम ने अपना पूरा जोर लगाना शुरू कर दिया, जिसके नतीजे में वो बच्चा नीचे दबने लगा और बिलाखिर आहिस्ता आहिस्ता नीचे बैठता चला गया। अच्छा, उस्ताद मोहतरम भी उसे दबाने के लिए नीचे होते चले गए। वो मजबूत जिस्म का बच्चा आखिर में तकरीबन समझें गिर ही गया। उस्ताद साहब ने उसके बाद उसे उठाया, क्लास से मुखातिब होकर कहने लगे कि आपने देखा मुझे इस बच्चे को नीचे गिराने के लिए कितना ज़ोर लगाना पड़ा। दूसरा ये, जैसे जैसे ये बच्चा नीचे जा रहा था मैं भी इसके साथ साथ नीचे जा रहा था, यहाँ तक कि हम दोनों ज़मीन की सतह तक पहुँच गए। उस्ताद साहब ये कहने के बाद थोड़ा रुके, उन्होंने लंबी सांस लेते हुए फिर से कहा कि याद रखिए, हम जब भी ज़िंदगी में किसी शख्स को नीचे दबाने की कोशिश करते हैं तो सिर्फ हमारा हदफ ही नीचे नहीं जाता, हम भी उसके साथ ज़मीन की सतह तक आ जाते हैं। जबकि इसके बरक्स, हम जब किसी शख्स को नीचे से उठाते हैं तो सिर्फ वो शख्स ऊपर नहीं आता, हम भी उसके साथ ऊपर उठते चले जाते हैं, ऊपर उठते चले जाते हैं। दबाने के मुकाबले में किसी को ऊपर उठाने में, मदद देने में हमारा ज़ोर भी कम लगता है और हमारा दर्जा, हमारा जो मुकाम है, हमारा मुकाम भी बुलंद हो जाता है। उस्ताद साहब इसके बाद रुके और बोले, बाकमाल इंसान कभी किसी को नीचे नहीं गिराता, वो हमेशा गिरे हुओं को उठाता है, उनके साथ साथ खुद भी ऊपर उठता चला जाता है और ऐसा शख्स बुलंद होता रहता है। कितने कम हैं ऐसे शख्स हमारी दुनिया में, गौर करें ज़रा, और जो हैं वो यकीनी तौर पे काबिल इज़्ज़त हैं, उनका एहतराम करें, उनकी कदर करें। अब इस कहानी में नसीहत ये है कि भलाई दूसरों को गिराने में नहीं होती, दूसरों को ऊपर उठाने में होती है। और मैं अक्सर कहती हूँ कि किसी को नीचा दिखा के आप ऊंचे कैसे साबित हो सकते हैं? आप किसी को गिरा कर खुद कैसे उठ सकते हैं? जो खुद ऊंचा होगा उसको किसी को गिराने की ज़रूरत होगी, वो तो वैसे ही ऊंचा होगा। जो किसी को गिरा कर ऊंचा बनना चाहेगा, दर हकीकत उसको भी अंदर से पता है कि मैं भी गिरा हुआ हूँ। अब नाज़रीन, जो लोग दूसरों के लिए रुकावटें खड़ी करते हैं, उनका हदफ शायद सिर्फ यही होता है कि वो खुद को दूसरों से आगे ले जा सकें, क्योंकि उनको खुद भी पता होता है कि हम पीछे हैं और अब आगे ले जाने के लिए इनको गिराना है। दूसरों के लिए मुसीबतों के पहाड़ खड़े करने हैं। क्यों? क्योंकि ये जो पहाड़ खड़े करने वाला होता है वो शायद ये समझता है कि वो इस तरह से दूसरों से आगे निकल जाएगा, क्योंकि उसको पता है कि वो पीछे है, वो अच्छी तरीके से जानता है कि वो पीछे है, यानी तब भी सीधा रास्ता नहीं ले रहा, तब भी किसी को गिरा कर आगे जाने की कोशिश कर रहा है। उसकी तो सोच ही गलत है और वो अपने रास्ते में बेसिकली रुकावटें खड़ी कर रहा होता है। और जो शख्स दूसरों के लिए आसानियाँ पैदा करता है, दूसरों की मुश्किलात को दूर करता है, वो शख्स हर लिहाज से कामयाब होता है, इस दुनिया में भी, उस दुनिया में भी। और हमारे माशरे में लेकिन शायद ये समझा जाता है कि जो दूसरों की टांगें खींचता है शायद वही कामयाबी हासिल करता है, क्योंकि जैसा कि मैंने कल भी कहा था कि हर तरफ ना ये नफ्सा नफसी का आलम है। दूसरों के साथ खैर करने वाले का जो अपना मुकाम होता है ना, वो बहुत ऊंचा होता चला जाता है, बुलंद होता चला जाता है। हमारी सियासत में आप देख लें, दूसरों की टांगें खींचने का रिवाज अब इतना आम हो गया, इतना आम हो गया है कि
ये टांगे जब खींच रहे होते हैं एक दूसरे की तो बड़ी आम सी बात लग रही होती है, आपको ऐसा ही है? बल्कि जो बड़ी महज़िब बात करेगा, जो टांग खींचे बगैर बात करेगा, तो आप कहेंगे अच्छा ये तो कुछ डिफरेंट हो रहा है। ऑपोजिशन हुकूमत को गिराने के लिए आपको पता है हर वक्त सरगर्म रहती है, लेकिन अब तक ये बात साबित है कि ऑपोजिशन ने जितनी मरतबा भी हुकूमत की राह में रुकावट खड़ी की तो ऑपोजिशन खुद ही उन रुकावटों में उलझ कर गिरती चली गई। अब आप नून लीग को देख लें, जो हुकूमत को घर भेजना चाहती थी लेकिन खुद तकसीम का शिकार हो गई, और ये बात तारीख का हिस्सा है। नून से शीन निकलने की पेशगोइयाँ हुई, बड़ी प्रेडिक्शंस हुई। जो नून लीग की नायब सदर मीडिया पर आकर ये सफाइयाँ देती रहीं कि जी जो नवाज शरीफ शहबाज शरीफ आपस में मुत्तहिद हैं और दोनों में बड़ा ही सलूक है, बड़ी मोहब्बत है, इसलिए उन दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता, वो एक हैं। अच्छा, पहले लड़ाई झगड़ा जो था नवाज शरीफ शहबाज शरीफ तक महदूद था, फिर बात बढ़ने लगी और इस हद तक पहुँच गई कि शरीफ ख़ानदान की औलादों में ये तकरार जो है ना ये पहुँच गई, यानी बड़ों से औलादों में आ गई तकरार। अच्छा, जहाँ ये रकाबत और हसद के जज्बात कह लें कि उसकी जो झलकियाँ हैं ना पूरी कौम ने देखी। और आपको याद होगा जब ये खबर उड़ी थी कि नून लीग की नायब सदर बैरून मुल्क जाने वाली हैं, लेकिन फिर ये खबर सामने आने लगी कि वो इस वजह से बाहर नहीं जा रही कि उनके जाते शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज कहीं पार्टी को हाईजैक ना कर लें। अब इसी को देखते हुए वज़ीर दाखिला शेख रशीद साहब बार बार ये पेशगोई करते हैं कि नून में से शीन निकल कर रहेगा, और नून लीग की तकसीम की जो लोग बात करते रहे उनकी दलील में भी वज़न नज़र आया। क्यों? क्योंकि नून लीग के जो कायद हैं और उनकी साहिबजादी, उनका बयानिया मुज़ाहमत का रहा और शहबाज शरीफ का बयानिया मुफाहमत का रहा। लेकिन अब बात जो है ना बयानिए से बढ़ चुकी है और वज़ारत उज़्मा की कुर्सी तक जा पहुँची है। शाहिद खाकान अब्बासी साहब कहते हैं कि अगले इलेक्शन के लिए शहबाज शरीफ नून लीग की जानिब से वज़ारत उज़्मा के उम्मीदवार होंगे, और अब्बासी साहब का ये कहना ही था कि मरीम नवाज़ के जो तर्जुमान है मोहम्मद ज़ुबैर वो भी मैदान में आ गए। उन्होंने अब्बासी साहब के बयान की तरदीद करते हुए कहा कि मरीम नवाज़ के ख़िलाफ़ करप्शन केस कमज़ोर है, उनका केस ख़त्म हो जाएगा और वो वज़ारत उज़्मा के लिए अहल होंगी। अब देखें इनकी आपस की जंग देखें आप क्लियर। अब शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर को एक दूसरे के आमने सामने आता देख कर, यानी एक ही पार्टी के लोग आमने सामने आ गए, अभी भी कहेंगे कि हम एक पेज पर, कैसे कहेंगे? अब इनको आमने सामने देखकर फवाद चौधरी साहब अपनी राय का इजहार करते हुए कह रहे हैं कि शाहिद खाकान अब्बासी और मोहम्मद ज़ुबैर के बयानात ने नून लीग में जो तकसीम है उसको मज़ीद वाज़ेह कर दिया, क्लियर कर दिया, तो शक की गुंजाइश ही नहीं ना रह गई और नून लीग में अब नई क़यादत सामने आ जाएगी, जो अच्छी बात है। लेकिन पीपल्स पार्टी को भी आसिफ अली जरदारी से आगे निकलना चाहिए, क्योंकि इन ख़ानदानों ने मुल्क की तबाही जो है वो निकाल दी। अब नाज़रीन, कुर्सी की जंग के पीछे मरीम नवाज़ जो हैं वो शहबाज से आगे और शहबाज साहब मरीम से आगे निकलने की कोशिशों में हैं, और अब शायद ये सब देखते हुए नवाज शरीफ साहब ने अपने बयानिए में नरमी करते हुए शहबाज शरीफ के बयानिए की रस्सी को अपने हाथ में ना कहते पकड़ लेना, मजबूती से थाम लेना, वो सिचुएशन हो गई है। और वाकिफ़ान हाल के बकौल इस वजह से अब मुस्लिम लीग नून के मौक़िफ़ में एक होती तब्दीली, एक लफ्ज़ होता है ड्रामाई तब्दीली, समझते हैं आप? ड्रामाई तब्दीली सामने आ रही है, क्योंकि खबरों के मुताबिक मुस्लिम लीग नून ने इन हाउस तब्दीली और इस्तीफ़ों के ऑप्शंस पर सख्त मौक़िफ़ इख्तियार ना करने का फ़ैसला कर लिया। और ज़राए के मुताबिक अपोजिशन लीडर और मुस्लिम लीग नून के सदर शहबाज शरीफ साहब ने इस हवाले से पार्टी के सीनियर रहनुमाओं को भी हिदायत जारी की हैं, और शहबाज शरीफ साहब ने हिदायत की है कि सिर्फ हुकूमत की परफॉर्मेंस को सख्त तनकीद का निशाना बनाए और अवाम में एक्सपोज करें। तहरीक अदम एतमाद या इस्तीफ़ों के ऑप्शंस पर तमाम अपोजिशन जमातों का यकसा मौक़िफ़ होगा तो इस्तेमाल करेंगे। और ज़राए के मुताबिक नून लीग पार्लियामेंट के अंदर इस हवाले से पीपल्स पार्टी से ताउन जारी रखेगी। ताउन का मतलब समझते हैं ना आप नाजरीन? सिर्फ यही नहीं, हुकूमत गिराने का ऑप्शन भी नून लीग ने अपने एजेंडे से निकाल दिया। पार्टी का नवाज शरीफ साहब को भी तमाम जो सिचुएशन है, सूरत हाल, उसमें उस पर एतमाद में ले लिया गया, कॉन्फ्रेंस में ले लिया गया। अब सवालात उठाने वाले ये सवाल उठा रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब के सख्त रवैये में ये इतनी अचानक से इतनी तब्दीली का राज क्या है? कुछ तो राज होगा ना। क्या नून लीग के अंदर खाते कोई डील हो गई है? लेकिन एक बात साफ नज़र आ रही है कि नून लीग के अंदर किसी किस्म की कोई डील नहीं हो रही, बल्कि शहबाज शरीफ और मरीम नवाज़ में बात बयानिए से बढ़कर कुर्सी की जंग पर आप पहुंची। और आपको पता है कुर्सी कितनी बड़ी चीज़ है। लेकिन एक जंग सिंध में भी छिड़ चुकी है, वो जी लोकल बॉडी इलेक्शन को लेकर पीपल्स पार्टी एक तरफ और जो दीगर जमातें हैं तमाम वो एक तरफ नज़र आ रही हैं। और बिलावल साहब ने इस बारे में क्या फरमाया, ज़रा उनको सुन लेते हैं। बिलावल का क्लिप चलाइएगा। अच्छा, पहले ग्रीन लाइन बस मंसूबे को लेकर हुकूमत, पीपल्स पार्टी और नून लीग में तनाज़ा बढ़ने लगा।
अब एक बार लोकल बॉडी इलेक्शंस को लेकर पीपल्स पार्टी और तमाम सियासी जमातों में एक और तूफान उठ गया। अब लग यूँ रहा है कि जैसे सिंध में आगे निकल जाने की दौड़ शुरू हो गई है और ऐसी वैसी दौड़ सब इस दौड़ में शामिल है कि हम आगे निकलें। अब बिलावल जरदारी क्या कह रहे हैं कि जी जो बल्दियाती इलेक्शन एक्ट पीपल्स पार्टी ने पास किया है, अगर उस बिल का बाकी तमाम सूबों से मुआवजा किया जाए तो सूबा सिंध में सबसे ज़्यादा इख्तियारात बल्दियाती इदारों को दिए गए। और बिलावल के बकौल तनकीद करना सबका हक है, लेकिन झूठ बोलना किसी का हक नहीं है। बिलावल अपने मुखालिफिन को ये पैगाम दे रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी के साथ तरीके से सियासत करेंगे, तरीके से तो पीपल्स पार्टी भी इसका जवाब तरीके से देगी, लेकिन अगर बदमाशी की जाएगी तो फिर पीपल्स पार्टी भी बदमाशी करने से पीछे नहीं हटेगी। यानी मतलब ये हुआ कि जैसा सलूक दीगर जमातें पीपल्स पार्टी के साथ करेंगी, पीपल्स पार्टी भी उन जमातों के साथ वैसा ही पेश आएगी। अब बिलावल बल्दियाती इलेक्शन एक्ट के मुखालफत करने वालों के खिलाफ सख्त जुमलों का इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी जो लोग इस बिल को काला कानून कह रहे हैं, हकीकत में इंशाअल्लाह उनके अपने मुंह काले हो जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान के अवाम पीपल्स पार्टी के साथ हैं। अच्छा, बिलावल एमक्यू पाकिस्तान पर भी ना बड़ी भरपूर अंदाज में तीरंदाजी कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि पाकिस्तान की मुखालफत में नारे लगाने वाले इस मामले पर पीपल्स पार्टी को लेक्चर देने की हिम्मत कैसे कर रहे हैं। मैं जब से पैदा हुआ हूँ इस दहशतगर्द जमात का कराची में राज रहा है। मैं किसी के खिलाफ कोई कदम नहीं उठाऊंगा, लेकिन इस सूबे के अवाम मेरे मुखालिफिन को रद्द ज़रूर करेंगे। अच्छा नाज़रीन, बिलावल ने बल्दियाती इलेक्शन एक्ट की मुखालफत करने वालों को जहां ये इतनी खरी खरी सुना दी, इससे ज़्यादा खरी खरी क्या हो, वहीं उनका सबसे बड़ा हदफ एमक्यू पाकिस्तान और मुस्तफ़ा कमाल रहे हैं और बिलावल ने उन्हें मुल्क दुश्मनी के ताने दिए हैं। अब सिंध के मैदानों में लोकल बॉडी इलेक्शंस हैं, उसको लेकर एक आप कह लें कि नया मार्का शुरू हो गया और इस हवाले से सिंध में बड़ी सियासी हलचल दिखाई दे रही है। यानी हर तरफ से एक दूसरे पर तनकीद का सिलसिला जारी। कोई इधर से तनकीद कर रहा है, कोई उधर से कर रहा है, कोई इधर से बात कर रहा है, कोई उधर से जवाब भी वार कर रहा है। कोई किसी सियासी जमात की किसी भी बात या किसी भी मौके को मानने को तैयार ही नहीं। सब अपनी अपनी मर्जी मुसलत करना चाहते हैं। अब बिलावल की तनकीद के बाद उनके मुखालिफिन भी ज़ाहिर बात है एक्शन हो गए। यहाँ तो कोई ईंट मारे तो दूसरा पत्थरों का ढेर लेके खड़ा हो जाता है। ख्वाजा इजहार भी सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। ज़रा उनको भी सुन लेते हैं, क्लिप चलाइएगा टीम। जी सुना आपने ख्वाजा इजहार को। एमक्यू पाकिस्तान के सीनियर रहनुमा जो हैं ख्वाजा इजहारुल हसन, वो कह रहे हैं कि बिलावल ने मुँह काला होने वाला बयान देकर हमारे वोटर्स की भी तजलील की है। काला कानून वो बनाते हैं जिसके काले करतूत होते हैं। सिंध में किसके काले करतूत है, बात पीपल्स पार्टी अच्छे से जानती है। नफरत अंगेज जुमले पीपल्स पार्टी का पुराना काज हैं। हम 40% अकलियत नहीं अपोजिशन में है, इसमें सिंधी बोलने वाले भी शामिल हैं। अच्छा, मुराद अली शाह ने असम्बली का नाजायज़ इस्तेमाल किया। ही कहते हैं मुराद अली शाह ने जो कलमात अदा किए वो पाकिस्तान ना खप्पे की आवाज़ है। ख्वाजा इजहार वज़ीर आला सिंध पर बाकायदा इल्ज़ामात लगा रहे हैं कि मुराद अली शाह ऐसी बातें इसलिए करते हैं क्योंकि उनके बिल की पूरे पाकिस्तान ने मुखालफत कर दी और इस वजह से उन्होंने पाकिस्तान को ललकार दिया। उन्होंने बल्दियाती इलेक्शन का बिल बड़े बेरहमाना तरीके से असम्बली में पास कराया और ऊपर से कहते हैं कि कोई इस बिल की मुखालफत भी ना करे। बिल की मुखालफत की वजह से ही वज़ीर आला सिंध पूरे पाकिस्तान और सिंध को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, ख्वाजा इजहार ने मुराद अली शाह से ये मुतालबा भी कर दिया कि वो अपने बयान पर पूरे पाकिस्तान और पूरे सिंध से मुआफ़ी मांगें। एमक्यू पाकिस्तान का ख्याल है कि करप्शन के केसेस जितने जल्दी ख़त्म हो जाएंगे, सिंध को लाख ख़तरा भी उतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा और सिंध के वसाइल यहीं के लोगों ने लूटे हैं, कोई बाहर से नहीं आया है। अब 13 से सिंध दुश्मन निज़ाम चला आ रहा है। वज़ीर आला के बयानात लिसानी फसादात की तरफ रागिब करने की कोशिश हैं और एमक्यू इन बयानात की मजम्मत करती है। सब कुछ कहा इन्होंने। अब एक तरफ एमक्यू पाकिस्तान अपना ये रद्द अमल दे रही है और दूसरी जानिब मुस्तफ़ा कमाल वो भी कुछ कह रहे हैं। ज़रा सुने उन्हें क्या कहते हैं। जी तो सुना आपने मुस्तफ़ा कमाल को। कहते हैं कि जी जो पीपल्स पार्टी है ना, ख़ुद को फ़िरौन समझती है। ये ताकत के नशे में चूर जमात है और ख़ुद को फ़िरौन समझती है। मुस्तफ़ा कमाल ने बिलावल जरदारी के बयान का जवाब देते हुए कहा कि बिलावल ने काले कानून को बड़े काले तरीके से डिफेंड करने की कोशिश की, भरपूर झूठ बोला। बिलावल के वज़ीर आला ने असम्बली में खड़े होकर बहुत से मुतासिबाना गुफ्तगू की, जिसको सुनकर ऐसा लग रहा था कि कोई कौम परस्त, इंतहा पसंद और आमिराना किस्म का शख्स अपने ख्यालात का इजहार कर रहा है। अच्छा, मुस्तफ़ा कमाल के ख्याल में सिंध में जुनूनियत उभर कर सामने आ रही है और मुस्तफ़ा कमाल ये भी कहते हैं कि अशराफिया का रवैया मुझे अपने नज़रिए से सख्त है। हमें चोरों ने नहीं लूटा, जिसे वोट दिया गया उसी ने शहर को लुटवाया है। पीपल्स पार्टी तासुर दे रही कि जी वो तमाम सिंधियों की नुमाइंदा है, ये पूरा सिंध मेरा है, हम सिंध के वारिस हैं। अब मुस्तफ़ा कमाल ने पीपल्स पार्टी की क्लास लगाई तो फिर खुर्रम शेर जमान भी इस मकसद में पीछे नहीं हटे। ज़रा उनको भी सुन लीजिए क्या कहते हैं।
अच्छा खुरम क्या कह रहे हैं कि जी बिलावल और मुराद अली शाह की सरपरस्ती जरदारी कर रहे हैं और उन्होंने असम्बली में काला कानून पास कराया है, हम इसके खिलाफ अपनी तहरीक कभी ख़त्म नहीं करेंगे। और मज़ीद ये कह रहे हैं कि जी पीपल्स पार्टी सिंध के अवाम के साथ दुश्मनी कर रही है। एहतजाज जब वही होगा जहाँ ये काला कानून बनाया गया है। और बिलावल के बयान पर ये रद्द अमल भी दे रहे थे और कह रहे थे कि जी बिलावल सिंध के अवाम को बोल रहे हैं कि तुम लोगों का मुँह काला होगा, जबकि उनका अपना मुँह काला है। काले करतूत तो उन लोगों के हैं। अगर सिंध को ऐसे चलाना है तो हम इस चलने को नहीं मानते हैं और ना आपको चलने देंगे। अब एक तरफ सिंध में महाजराई की जा रही है और दूसरी जानिब वफाकी सतह पर भी सिचुएशन है, ये सूरत हाल है। शाहिद खान अब्बासी महंगाई और नैब के हवाले से खुलकर तनकीद कर रहे हैं, उन्हें भी सुन लें। चलाइएगा क्लिप। जी अब्बासी साहब कहते हैं हुकूमत बेसाखियों पर है, इनके खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आ सकती है। मुल्क में महंगाई बहुत ज़्यादा है लेकिन इनको मुल्क की अवाम की कोई परवाह नहीं है। हुकूमत की कोशिश ये है कि मुशावरत का अमल मुकम्मल ना हो ताकि मौजूदा चेयरमैन नैब काम करते रहें और ये चेयरमैन हुकूमत के कब्ज़े में है जिसको हुकूमत किसी भी वक्त निकाल सकती है। अब्बासी साहब ने कौमी असम्बली के स्पीकर को भी निशाने पर रखा और कहा कि ये बल्दियाती इलेक्शन में ये पैसे बांट रहे हैं। हालांकि स्पीकर का काम क्या होता है वो बता रहे हैं। अच्छा, अपोजिशन महंगाई और दीगर मामले पर हुकूमत को आड़े हाथों ले रही है और आज़म साहब अपनी कारकर्दगी पर अपनी जो परफॉर्मेंस है उसको आवाम के सामने रख कर ख़ुद को मुतमईन कर रहे हैं। ज़रा क्लिप चलाइएगा इमरान खान साहब का। सुना आपने इमरान खान साहब को। अब वक्त आ गया कि मुल्क की मुश्किलात बढ़ाने की बजाय हमारे जो रहबर हैं अपने रवैयों में, अपने बिहेवियर में तब्दीली लेकर आएँ, एक दूसरे के दरमियान आसानियाँ बांटें, मुश्किलात ना खड़ी करें, दूसरे की टांगें ना खींचें, अपने सियासी फ़ायदे का ना सोचें बल्कि मुल्क का सोचें, अवाम का सोचें। ऐसा ना हो कि मुखालिफिन को गिराने के चक्कर में मुल्क का नुकसान हो जाए। और ये रवैया तो मेरे ख्याल से बदलना होगा ना, यानी इनको खुद समझना चाहिए कि इस रवैये की वजह से इन्होंने कितना नुकसान पहुँचाया। मैं किसी एक का नाम नहीं लूँगी, सब ने अपना अपना किरदार अदा किया नुकसान पहुँचाने में, क्योंकि रवैया तो सबके आपके सामने ही। इधर से कोई ईंट पकड़ के खड़ा होता है, इधर से कोई पत्थरों का ढेर पकड़ के खड़ा होता है। एक की बात मुकम्मल नहीं होती, दूसरा बात करने के लिए बेताब हो रहा होता है, किसका जवाब ये दिया जाएगा वो दिया जाएगा। फिर इस बात पर बड़ा एंजॉय किया जा रहा था, बड़ा महसूस हुआ जा रहा होता है कि किसने बेहतर जवाब दिया। क्या ये वतीरा बदलने की ज़रूरत नहीं है? क्या खुद को बदलने की ज़रूरत नहीं है? अगर खुद को नहीं बदलेंगे और यही खेल चलता रहेगा तो ऐसे कैसे चलेगा? कैसे बदलेगा पाकिस्तान? खुद को बदलो फिर बदलेगा पाकिस्तान। अगर ऐसे ही चलता रहेगा तो ऐसे नहीं चलेगा। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हुकूमत को खबरदार किया कि दहशतगर्द जमात से मुज़ाकरात से मुतालिक हुकूमत गलती ना करे। बिलावल जरदारी ने कहा है कि हुकूमत ने कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात का अज़ खुद फैसला किया है। हुकूमत को चाहिए कि पार्लिमान में मुशावरत करे। दहशतगर्दों ने जो टांक है वहाँ पर हमले किए, दहशतगर्दों के लिए पाकिस्तान में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, रियासत को अपनी रिट मनवानी चाहिए और अगर रिट नहीं होगी तो कहीं हमारा हाल भी खुदा ना खास्ता अफ़गानिस्तान जैसा ना हो जाए। अच्छा, दूसरी जानिब कुछ मुकामी और इंटरनेशनल अखबारात में ये खबरें चल रही थी कि कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान हुकूमत के साथ 1 महीने तक जारी रहने वाली जंगबंदी में तौसी करने से इनकार कर दिया और इल्ज़ाम लगाया कि पाकिस्तानी हुकूमत पहले से किए गए फैसलों पर अमल करने में नाकाम रही है। अब इसके जवाब में वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि तालिबान ने कल अदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान पर जोर दिया है कि वो मुआहदे की कदर करें और कहा है कि जो हमारे आइन और कानून का एहतराम करेगा उसके साथ बातचीत करेंगे, वरना पहले भी लड़े थे, दोबारा भी लड़ेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे मेहमान मौजूद हैं सीनियर तजियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब। जनरल साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जनरल साहब, बकौल कुछ अखबारात के कलदम TTP का ये कहना था कि हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस ने डेरा इस्माइल खान, लकी मरवत, सवात, बाजोड़, सवाबी और शुमाली वजीरिस्तान में छापे मारकर अस्करियत पसंदों को हलाक किया और हिरासत में लिया। तो इन हालात में जंग बंदी में तोसी मुमकिन नहीं है। तो क्या कहेंगे, TTP मुज़ाकरात में कोई और जो कह रहे हैं कि मुल्क दरार तो नहीं डाल रहा या फिर कोई इसके अलावा कोई वजह हो जो आपको समझ आ रही हो? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो एक 2,500-3 हज़ार लोगों का एक ग्रोह जो बैरूनी पैसों पे पल रहा था, उनका जरिया आमदन और कोई नहीं। पाकिस्तान में अगर कोई थोड़ा बहुत जरिया आमदन होता था तो वो उठ के अफगानिस्तान चले गए। अब ये है कि उनकी सर्वाइवल कैसे होगी,
आप उनको कहें माफी दे दें, आप कहें जी अच्छा माफी दे दी सब कुछ, लेकिन आमदन का जरिया क्या हो? और जिनको चस्का लगा हुआ है बड़े बड़े पैसों का, ज्यादा पैसों का, और उनको कमांड मिली हुई है, लीडर हैं, नीचे 2,500-3,000 लोग हैं जिनको वो तनख्वाह देते हैं, वो उनके एक तरह के ज़र खरीद गुलाम है, तो वो तो चल ही नहीं सकता जब तक कि बाहर की कोई हुकूमत उनको पैसे ना दे। हमारी एक मजबूरी थी क्योंकि अफगान तालिबान के जरिए ही हमने इनको डील करना था, क्योंकि ये अफगानिस्तान में है। तो अफगान तालिबान ने अपने लोगों को माफी दे दी और हमें कहा कि जी आप भी इनसे बात करें, तो वो एक मजबूरी के तहत बातचीत हुई। लेकिन अगर रसूल हमारा प्रिंसिपल जो हमने रखा, प्रिंसिपल हमने ये रखा कि जनाब हम अपने पाकिस्तान के आइन और कानून के तहत बात करेंगे, अगर कोई शख्स पाकिस्तान के आइन को नहीं मानता तो उससे फिर बातचीत का कोई फायदा नहीं। लिहाजा उस लिहाज से अगर मैं देखूं तो सारी डिमांड आपके पास वो लेके आएंगे जो आपको काबिल कबूल नहीं होगी। नतीजा ये कि ये मुज़ाकरात किसी न किसी वक्त नाकाम होंगे। अब जरूरत इस बात की है कि ये अफगान तालिबान की जिम्मेदारी थी, जिन्होंने एक इंटरनेशनल एग्रीमेंट के तहत ये तय किया, वादा किया कि उनकी सरजमीन किसी के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी। अब ये उनकी जिम्मेदारी है। पाकिस्तान को इनसे बात करने के बजाय अब अफगान तालिबान से बात करनी चाहिए कि आप बताएं आप अपनी जिम्मेदारी कैसे पूरी करेंगे, और फिर अगर वो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते फिर पाकिस्तान को हक हासिल है कि वो अपना रास्ता इख्तियार करे। पाकिस्तान बेशक फिर कोई जाके तो सर्जिकल स्ट्राइक्स करके आए या कुछ भी करे, वो फिर हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन मेरा अपना अंदाजा है कि जिनको लगा हुआ पैसा बाहर का मुंह को लग जाता है तो फिर बड़ा मुश्किल होता है कि वो आपकी कोई बात सुने। ठीक है। अच्छा जना साहब, कुछ दिन पहले जो कौमी सलामती के जो मुशीर हैं इमरान खान साहब के, वो मोहिद यूसुफ साहब, उन्होंने क्या कहा था कि जी टीटीपी को पहले भारत मुकम्मल सपोर्ट कर रहा था, अब उनकी बुनियादी लाइफलाइन नहीं है, मगर अफगानिस्तान में मौजूद टीटीपी को दाइश और दीगर इस्तेमाल तो कर सकते हैं। दाइश तो बिल्कुल कर सकती है, लेकिन दाइश जो है वो अफगान तालिबान के खिलाफ भी लड़ती है। जब से वो पहले नहीं लड़ेगा, पहले उन्होंने कभी भी, जब अफगान तालिबान का कब्जा नहीं था तो उन्होंने अफगानियों के खिलाफ कभी कोई कार्रवाई नहीं की थी। लेकिन जब से, और ये दाइश जो अभी वहां पे है जिसे खुरासान चैप्टर कहते हैं, ये भारत के कंट्रोल में थी। अब जब वहां से भारत निकल गया, अमेरिका निकल गया, तो अब वो अफगान तालिबान पे हमले करते फिर रहे, लिहाजा अफगान तालिबान उनके खिलाफ लड़ते हैं। अगर टीटीपी जाके उनको ज्वाइन करेगी तो फिर अफगान तालिबान उनको एलिमिनेट करे। सो दाइश से ये नहीं मिलेंगे। दाइश से मिलने के चांसेस हैं उन लोगों के जो 3-3.5 लाख आर्मी थी, जो बेरोजगार हो गई, जिनको आज तनख्वाहें देने वाला कोई नहीं, वो छोड़ के चले गए, तो वो तो अपने लिए कोई जरिया ढूंढेंगे। और अगर अमेरिका दाइश को पैसा देना शुरू कर दे तो ये 2.5-3 लाख उधर चले जाएंगे, अब तालिबान के लिए बहुत बड़ा मसला बन जाएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन सकती है, लेकिन टीटीपी जो है वो दाइश इस तरह ज्वाइन नहीं कर सकती। ठीक है, ठीक है। अच्छा जना साहब, अफगानिस्तान से मुतालिक एक और ख़बर की मैं बात करना चाहूँगी। एक अमरीकी मैगज़ीन ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान से आने वाली एक कॉल और एक टेक्स्ट मैसेज पर ही अफगान सदर अशरफ गनी और जो अफगानी मुशीर कौमी सलामती हमदुल्ला अफगानिस्तान से फ़रार हो गए। यानी एक बार फिर पाकिस्तान को मुलव्विस करने की कोशिश की जा रही है, हम ये समझें। बात यह है कि वो तालिबान जब काबुल पहुंचे और वहां पे उनकी फौज ने कोई मज़ामत नहीं की, अफगान आर्मी ने कोई मज़ामत नहीं की, और तालिबान अंदर दाखिल हो गए, तो ये जो मज़ामत नहीं की अफगान आर्मी ने, ये पाकिस्तान से कॉल गई थी उनको मज़ामत ना करो। अशरफ गनी अपनी जान बचाने को भाग, जब तालिबान दाखिल हो गए अब काबुल के अंदर, तो अशरफ गनी ने तो अपनी जान बचाई, उसको कॉल की क्या जरूरत थी? तो ये और फजूल सा मैं समझता हूँ किसी ने सोचा छोड़ा है जिसकी कोई हकीकत नहीं, और बिल्कुल लॉजिकल लगता है। इस सारे खेल में पाकिस्तान के ऊपर जितना जी चाहे इल्जाम डालें, एक चीज वादे है कि अफगानिस्तान की फौज जो भारत और अमेरिका ने तैयार की थी, उन्होंने कोई मज़ामत नहीं की गई। ये क्या माजरा है? अमेरिका ने कहा था कि मज़ामत न करो। असल झगड़ा तो वहां है। अगर वो मज़ामत करते तो फिर तालिबान को जंग लड़नी पड़ती, कहीं अटक जाते, शिकस्त शायद हो जाती तालिबान को। वो तो हुआ ही कुछ नहीं, उन्होंने तो कोई एक आदमी भी न मारा न मारा। तो मैं समझता हूँ कि खराबी उधर है, लिहाजा इनके जो भी ये शोषे छोड़ेंगे उनका तोड़ एक ही है कि जनाब फौज जो आपने तैयार की थी वो क्यों नहीं लड़ी।
ठीक है, ठीक है। अच्छा जरा सब आलमी खबर इस इदारे के मुताबिक चीन ने अमेरिका को खबरदार किया कि जी वो चीन पर बिला जवाब जो पाबंदियां उससे बाज रहे, वरना पूरी शिद्दत से जवाबी वार किया जाएगा। अमेरिका और चीन में जो बढ़ती हुई कशीदगी है, इससे पाकिस्तान पर क्या असरात मुरतब होते हुए आप देख रहे हैं? इस सारे मामले में पाकिस्तान का क्या किरदार हो सकता है? ये सिचुएशन बहुत ज़्यादा ख़तरनाक भी साबित हो सकती है। देखिए, पाकिस्तान के लिए ये ज़रूरी है कि वो अमेरिका के साथ भी ताल्लुकात रखे, लेकिन ये हमारी ठीक है, जवाबदीद पे नहीं है, ये अमेरिका की ख्वाहिश पे। अगर अमेरिका ख्वाहिश रखेगा ठीक है, तो पाकिस्तान लाज़मन आगे ताल्लुकात रखेगा। वो सुपर पावर है, अगर वो पाकिस्तान को बिल्कुल किसी तरफ ही ना मुंह ना लगाएं, बात ही ना करें, तो फिर आप तो जबरदस्ती ताल्लुकात उनसे नहीं रख सकते। इसलिए पाकिस्तान का जहां तक नीयत का ताल्लुक है, हमारा कोई मसला नहीं। हम चाहते हैं कि अमेरिका के साथ भी रिलेशन अच्छे ताल्लुकात रहें। अब अगर उनकी चाइना के साथ प्रॉब्लम होती है, तो जो शिद्दत से जवाब देने की उन्होंने बात की है, उसका किस्सा ये है कि आज दुनिया के बेशुमार मुल्कों की जो इकोनॉमी है वो चाइना के साथ तिजारत पे चलती है। चाइना जी, कंज्यूमर है बहुत सारी चीजों, और बहुत सारे मुल्क जो है वो तिजारत करके ठीक चाइना है, से तो अपना चला रहे हैं। खुद अमेरिका में ठीक है, इतना ज्यादा कमाई है उनको चाइना से, यानी चाइना अगर कमाता है सिर्फ चाइना के, वो ये सुनने में आता है कि जनाब वहां पे कोई 30 लाख चाइना के स्टूडेंट हैं जो कि मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में पढ़ रहे हैं, और उनसे उन यूनिवर्सिटियों को इतनी आमदन है, ये बताया कहा जा रहा है कि जनाब को वहां पे इन यूनिवर्सिटियों से को 30-33 बिलियन डॉलर की उनको सालाना आमदन। तो जी, ये वहां पे जो कारोबार है, लोग मैन्युफैक्चर करवा के चीजें चाइना से लाके अमेरिका में बेचते हैं, सस्ती मिलती है, खरीदार लेना चाहता है। तो ये तो इकोनॉमी इतनी इंटरलिंक्ड है कि अगर चाइना रिटेलिएट करे तो अमेरिका के लिए भी मसला बन सकता है, उसके अपने लोगों के लिए मसला बन सकता है, उनकी अपनी यूनिवर्सिटियों के लिए मसला बन सकता है। तो ये चीजें जो है ना, ये मेरा ख्याल है कि इतनी ज्यादा नहीं जो अमेरिका जिस तरह कहता है। पाबंदियां लगाने की अमेरिकियों को बड़ी जबरदस्त आदत है, हर तरफ पाबंदियां लगाते हैं, लेकिन चाइना इस पोजीशन में है कि वो रिटेलिएट कर सकता है। अच्छा लेकिन जनरल साहब एक बात तो बड़ी क्लियर है ना कि चाइना हमारा बड़ा करीबी दोस्त है, और ये बात अमेरिका को भी पता है, सबको पता है, लेकिन अमेरिका के भी जैसे कि आपने कहा कि हमें ज़रूरत है और हमें अमेरिका के साथ अच्छे ताल्लुकात बहरहाल रखने होंगे। तो फिर अमेरिका और चाइना, मतलब इनमें से अगर हम किसी के बारे में बात भी कर देते हैं जो किसी की सपोर्ट में जाती है, तो वो पाकिस्तान के लिए किस हद तक खतरनाक साबित हो सकती है? फॉर एग्जाम्पल अगर हम चाइना को सपोर्ट करते हैं, आने वाले दिनों में बहुत ज़्यादा मामला कशीदगी की तरफ जाते हैं चाइना अमेरिका के, फिर क्या देखते हैं आप? देखिए ना, हमारा जो कायदा होगा वो ये कि असूल की बुनियाद पे हमने एक पॉलिसी असूली तौर ठीक पे है, अपनाई कि हम वन चाइना ठीक है, पॉलिसी को सपोर्ट करते हैं, और वन चाइना पॉलिसी के तहत हम समझते हैं कि ताइवान जो है वो चाइना का हिस्सा है। लिहाजा ये डिक्लेयर्ड सही पॉलिसी है, है, इससे हम फिरेंगे नहीं। ठीक है, लेकिन अगर असूली ठीक है, तौर पे कोई ऐसी चीज जो कि अमेरिका असूली तौर पे दुरुस्त कह रहा हो और हम समझें कि उस पे ठीक अमेरिका है, को सपोर्ट करना, तो करेंगे। ये एक ठीक है, बड़ा जबरदस्त एक सिलसिला जो हमें समझना चाहिए वो ये है कि चाइना के साथ हमारे ताल्लुकात बहुत अच्छे, लेकिन कोई रिटन एग्रीमेंट हमने लिख के नहीं किया हुआ कि हम इत्तेहादी हैं, कोई मिलिट्री हमारी अलायंस नहीं है उनके साथ। वो चाइनीज इन चीजों में बिलीव नहीं करते। लिहाजा हम असूल की बुनियाद पे अगर अपने जो असूल वज़ा किए हैं उनके मुताबिक अगर चलेंगे, तो हमें अमेरिका और चाइना दोनों से उनको डील करने में दिक्कत नहीं होगी। अच्छा वैसे जनरल साहब कुछ दोस्त ऐसे होते हैं जिनके साथ असूल के मौके पे भी बात की जाए, उसूल पर भी अगर आप उनके साथ नहीं खड़े होते तो वो दोस्त दिल में बात रख लेते हैं, नाराज हो जाते हैं। ममालिक के लिए भी बात हम कह सकते हैं कि इम्प्लीमेंट हो सकती है। वो ये है कि हमारी चाइना के साथ बड़ी रेगुलर मुशावरत है, और हम उस ठीक है, मुशावरत में हमें कभी मजबूर नहीं करते, लेकिन मुशावरत की बुनियाद पे हमें ये अंदाजा रहता है कि किस चीज के बारे में चाइनीज बड़े सेंसिटिव हैं और किस चीज के बारे में वो ये सोचते हैं कि इस पे और पाकिस्तान जैसे मुकम्मल आखिरी तौर बात मैं पर। कहना चाहूंगी कि पाकिस्तान और चाइना की जो दोस्ती और अंडरस्टैंडिंग है बहुत से लोगों को खटकती भी है, ये भी पॉइंट हमें जेहन में रखना है। बहुत सारे मुल्कों को खटकती है, लेकिन ये है कि ठीक है, हम इस खित्ते में किसी से दुश्मनी नहीं रख सकते। हम रशिया के साथ, चाइना के ठीक साथ, है, ईरान के साथ ठीक है, ताल्लुकात अच्छे रखेंगे, अफगानिस्तान के साथ रखेंगे। ये हमारी ठीक डिक्लेयर्ड है, पॉलिसी है, इसमें तब्दीली नहीं हो। ठीक ठीक है जनरल साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन आपसे होगी इस ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाजरीन। कोयटा में खवातीन के साथ ज्यादती के बाद नाजेबा वीडियो बनाने का इंकशाफ हुआ था। एक मुतासरा खातून ने पुलिस को इस तमाम मामले से आगाह किया जिस पे कानून हरकत में आया और हिदायतुल्लाह खिलजी और उसके भाई खलील खिलजी को गिरफ्तार कर लिया गया। हिदायतुल्लाह खिलजी नामी शख्स अपने भाई और दीगर साथियों के हमरा खवातीन की खुफिया रिकॉर्डिंग करता था। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान पर इल्ज़ाम ये कि जी उन्होंने एक खातून की 2 बेटियों को गुज़िश्ता 2 साल से अगवा किया हुआ था और उनकी काबिल एतराज़ तस्वीर और वीडियोज़ सोशल मीडिया पर वायरल करके ब्लैकमेल कर रहे थे। अच्छा, पुलिस के मुताबिक दौरान गिरफ्तारी मुलजिमान के कब्जे से मोबाइल, लैपटॉप और दीगर इलेक्ट्रॉनिक्स जो आलात हैं वो बरामद हुए, जिनको फॉरेंसिक के लिए भिजवा दिया गया और लापता लड़कियों की जो लोकेशन अफगानिस्तान के शहर काबुल में ट्रेस हुई, जिनकी बाजियाबी के लिए इकदाम भी किए जा रहे हैं। अच्छा, दूसरी जानिब सिविल सोसाइटी और इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं उन समेत शहरियों ने एहतजाज करते हुए हुकूमत से वीडियो स्कैंडल में मुलविस अफराद को सख्त से सख्त सज़ा देने का मुतालबा किया है। इस कहने के लिए मेरे साथ मौजूद मेहमान मौजूद है मुशीर दाखिला बलूचिस्तान मीर ज़िया लांगू साहब। मीर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। मीर साहब, सबसे पहले बताइएगा कि इस वीडियो स्कैंडल में मुलविस कितने लोग अब तक गिरफ्तार हुए हैं और जो दीगर की गिरफ्तारी है उसकी क्या अपडेट है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहिबा, देखिए, इस तरह की दरिंदे नुमा इंसान दुनिया के हर कोने में होते हैं। उनकी दरिंदगी का जिम्मेदार गवर्नमेंट नहीं होती, लेकिन जब वो दरिंदगी करें और उनकी दरिंदगी के बारे में कोई गवर्नमेंट को इतला देता है तो उसके बाद गवर्नमेंट की जिम्मेदारियाँ स्टार्ट होती हैं। पहले दिन से जब गवर्नमेंट को इतला दी गई कि ऐसे दरिंदे ऐसी घिनौनी हरकत कर रहे हैं, कोई कंप्रोमाइज़ नहीं किया गया। फ़ौरन जो है एक्शन में आकर पकड़े गए मुलजिमान से जो है उनके सबूत बरामद हो गए हैं, उनके मोबाइल्स फॉरेंसिक के लिए भेजे गए हैं और जिस किस्म की भी तफ्तीश होनी चाहिए वो हो रही है, कोई उससे नहीं बच पाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा मीर साहब, ये जो 2 भाई हैं, ये जो मुलजिमान है हिदायतुल्लाह खिलजी और इसका जो भाई है, इन दोनों के हवाले से भी ज़रा बताइए कि कौन है ये, कुछ जो पता चल सका। देखिए, ये कोयटा की शहरी हैं, किसी अच्छे खासे पैसे वाली फैमिली से ताल्लुक़ रखते हैं। मेरे ख़्याल में अपने पैसों की बुनियाद पर हमारे माशरे में गंदगी फैलाते हैं, लेकिन इधर इंसानियत जीतेगी। इंसानियत की हुकूमत है और जो जितना भी ताकतवर हो वो जो है इंसानियत से गिरी हुई हरकत करेगा, वो बचेगा नहीं इंशाअल्लाह। ठीक है जी। अच्छा मीर साहब, एक रिपोर्ट के मुताबिक कोयटा जो वीडियो स्कैंडल है इसमें जो मुलजिम हिदायत खिलजी उसके खिलाफ एक और दरख्वास्त गुजार खातून का तिब्बी मुआयना कराया गया है और अस्पताल ज़राए का ये कहना है कि इब्तदाई रिपोर्ट में खातून से जो मुबैना ज़्यादती है उसके शवाहिद मिले हैं। क्या और भी मुतासरा खवातीन ने तफ्तीश में ऐसी कोई बात सामने आई? देखिए, अभी तफ्तीश चल रहा है, तफ्तीशी अमल चल रहा है। अगर उस इन्वेस्टिगेशन के मामलात को मैं डिस्कस करूंगा तो मैं ये समझूंगा कि उससे मुलजिमान को फ़ायदा होगा और गवर्नमेंट को नुकसान होगा। लेकिन ये मैं आपको यकीन दिला रहा हूँ अपनी माओं और अपनी बहनों को कि जो ज़्यादती इन्होंने की है और जिस ज़्यादती को हम अपनी माओं और बहनों के साथ बयान भी नहीं कर सकते, जो भी इसमें मुलविस हुआ नहीं बचेगा। ठीक है। अच्छा, ये 2 लड़कियों के बारे में मीर साहब इंकशाफ ये भी हुआ है कि वो अफ़गानिस्तान में हैं और आपके हवाले से खबर ये थी कि जी आपने लड़कियों की बाजियाबी के लिए अफ़गान हुकाम से भी रब्ता किया है। अब चूँकि खबर है और आपने रब्ता किया है तो मेरे ख्याल से अब इसकी डिटेल में जाएगा। जैसे क्या आप कह रहे हैं कि अगर आप डिटेल शेयर करेंगे TV पर तो फ़ायदा उनको हो सकता है, मुलजिमान को नुकसान हो सकता है जो आपकी जो कार्रवाई का जो भी अमल है। तो मुझे बताइए कि ज़रा थोड़ा सा बता दें कि ये जो खबर आई है आपका रब्ता वाकई हुआ है, जितना आप बता सकते हैं। देखिए, ये फेडरल गवर्नमेंट की मैंडेट है। हमने फेडरल गवर्नमेंट से कांटेक्ट किया है, फेडरल गवर्नमेंट ने अफगान हुकाम से रब्ता किया है और अफगान हुकाम हमारे हुकाम के साथ राब्ते में है और उनको हम डिटेक्ट करके इंशाल्लाह बहुत जल्द इन खवातीन को पाकिस्तान ले आएंगे। अच्छा मीर साहब, ज़रा ये भी बता दीजिएगा, ये जो मुलजिमान हैं बलूचिस्तान के दूसरे शहरों में भी ये जराइम करते रहे हैं और पुलिस को दौरान तफ्तीश कुछ ऐसा पता चला है? देखिए, पुलिस अभी तफ्तीश कर रही है। गवर्नमेंट ने जो उनको हिदायत दी है कि इस मामले में कोई रियायत नहीं है, वो आगे जा रहा है। जब तफ्तीश कंप्लीट होगा इंशाल्लाह गिरफ्तारियां बढ़ती जाएंगी। मैं सारी चीज़ें कौम के सामने पेश करूँगा।
ठीक है, आप ज़्यादा डिटेल्स शेयर अभी नहीं कर सकते, आपका ये कहना है। चलिए, आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए एक सवाल मैं ये भी पूछना चाहूँगी कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने जो बलूचिस्तान को हक दो तहरीक और धरने का नोटिस लिया था, तो ये बताइएगा कि बलूचिस्तान हुकूमत और मुजाहिरीन में किसी बात पर इत्तेफाक राय हो जाएगा? देखिए, गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इतनी भी गाफिल नहीं है कि 28 दिनों से या 1 महीने से कोई धरना चल रहा हो और बलूचिस्तान हुकूमत घर में सोया हो। ऐसी कोई बात नहीं है। पहले दिन से हम मुझ समेत वज़ीर आला साहब, वज़रा जो है मौलाना साहब के साथ राब्ते में हैं और उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। उनकी 19 डिमांड्स थे, जिसमें से 16 डिमांड्स मैं आपके साथ, आप मेरे साथ आ जाए, मौलाना साहब के साथ बैठ जाएं। 16 डिमांड्स हमने कंप्लीट किए। 3 डिमांड्स ऐसे जो हमसे नहीं, फेडरल गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, तो उसके लिए हमने फेडरल गवर्नमेंट को सिफारिशात भेजी हैं। हुकूमत करने और हुकूमत चलाने और मुतालबात मानने का एक तरीका होता है। ये तरीका नहीं होता कि मैं इस कुर्सी पर बैठकर हर चीज़ ओके कर लूँ। अच्छा, तो यानी मीर साहब आप कह रहे हैं कि 19 में से 16 डिमांड्स मानी जा चुकी हैं, 3 बस रह गई। तो अगर 16 मानी जा चुकी है तो इट मींस के मोर देन 80% मानी जा चुकी है। 3 भी नहीं रह गए, 3 भी नहीं रह गए जी, 3 पर भी अमल दरामद शुरू, तो बिल्कुल मतलब करीब है ना, अमल दरामद हो रहा है। अच्छा, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्यों धरना खत्म नहीं हो रहा है मुतालबात पूरे होने के बावजूद। आपको क्या समझ आती है इस बात की? इसकी कोई और वजह है? मतलब मुतालिबात के अलावा भी कोई वजह हो सकती है आपको जो समझ आती है कि नहीं खत्म हो रहा? पॉलिटिक्स। अच्छा, यानी मुतालिबात एक बहाना है, यानी वो भी मुतालिबात मान भी लिए जाए तब भी धरना देने का मकसद कुछ और नजर आता है आपको? आप आ जाए, मैं आता हूँ, मौलाना साहब को हम तीनों बैठते हैं, आप इंसाफ करें, फैसला करें गवर्नमेंट ने क्या मुतालबात माने क्या नहीं माने। ठीक है, अब यानी आगे ऊंट इसका किस करवट बैठता दिखाई देता है मेरे साहब, सिर्फ मैं ये जानना चाहूंगी। देखिए, उस करवट बैठेगी जिधर पाकिस्तान का फ़ायदा होगा, जिधर पाकिस्तान का मुफाद होगा, जिधर पाकिस्तान के लोगों का मुफाद होगा, जिधर ग्वादर के लोगों का मुफाद होगा, जिधर ग्वादर के लोगों के हकूक़ का मामला होगा, ऊँट उस करवट बैठेगी। ठीक है, यानी इत्तेफाक राय हो जाएगा, जो उनके मुतालिबात वो मान लिए जाएंगे, वो भी उसको मान लेंगे जो आप लोगों से बात होगी। हो जाना चाहिए था, अभी तक हो जाना चाहिए था। तो क्यों नहीं हो सका ना मीर साहब? गवर्नमेंट फुल ताउन, मुकम्मल ताउन कर रही, गवर्नमेंट के साथ कोई ताउन नहीं कर रहा। ठीक है, गवर्नमेंट ताउन कर रही, गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं किया जा रहा है, ऐसा कहना है आपका, और ये जानबूझकर किया जा रहा है, आपका ये कहना है? जानबूझकर या गलती से या नादानी से, पर गवर्नमेंट के साथ ताउन नहीं किया जा रहा। ठीक है जी, जानबूझकर आप कह रहे हैं, गलती कह रहे हैं, नादानी कह रहे हैं, लेकिन ताउन नहीं किया जा रहा। ठीक है, मेरे साहब आपका लास्ट कमेंट चाहूंगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि ग्वादर के लोगों के हवाले से जो आपने पूछा, ग्वादर के लोग हमारे लोग हैं, ग्वादर के लोगों को हकूक़ देना हमारी जिम्मेदारी है, ग्वादर के मसले हल करना हमारा फ़र्ज़ है, लेकिन हमारे साथ मिल बैठ कर मसलों को हल किया जाए। ये ना हो कि हम मसले हल करें और चीज़ें सियासत की नज़र हो जाए। ठीक है जी, ठीक। मीर ज़िया साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। इसी के साथ डॉक्टर को दीजिए इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह कल सेम टाइम सेम चैनल। अगर ज़िंदगी ने वफ़ा की दुआओं में याद रखेगा, अपना बहुत ख्याल रखेगा। अल्लाह निगहबान।